नमस्कार मित्रों, मैं रीता दासराम आप सभी का अभिवादन करती हूँ, विद्वजनों को प्रणाम करती हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं हिंदी साहित्य जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर वरिष्ठ लेखक डॉक्टर असगर वजाहत जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर असगर वजाहत जी के परिचय में मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा, संस्मरण आदि विधाओं में अपना महत्वपूर्ण रचनात्मक योगदान दिया है। अब तक आपकी 30 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में आप अध्यापक के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। इन दिनों आप फिल्मों के लिए लिख रहे हैं और खुशी की बात है, राजकुमार संतोषी जी आपके 2 नाटकों पर फिल्म बना रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो क्या हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करें सर? शुरुआत करें। जरूर जरूर जरूर। इस साल हिंदी के अमर शब्द शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन के कारण हम लेखकगण उनकी स्मृति में कोई समारोह आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण हमने सोचा कि डिजिटल माध्यम से रेणु जी की याद में कुछ बातचीत की जाए और उनकी रचनाओं पर कुछ चर्चा हो। इस कड़ी में अब तक वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल जी, आलोचक वीरेंद्र यादव जी, समाजवादी आलोचक राम बच्चन राय जी, चर्चित लेखक ऋषिकेश शुलभ जी, प्रख्यात रंगकर्मी सतीश आनंद जी, कथाकार अल्पना मिश्र जी, आलोचक रोहिणी अग्रवाल जी और आलोचक कवि विश्वनाथ त्रिपाठी जी जैसे लेखकों ने अपनी अपनी राय रेणु जी के बारे में व्यक्त की है। आप खुद भी एक वरिष्ठ लेखक हैं, नाटककार भी हैं, आपने कई उपन्यास भी लिखे हैं। इसलिए मैं आपसे रेणु जी के कथा साहित्य के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। आप जेलेस के अध्यक्ष भी हैं और हिंदी कथा साहित्य के प्रगतिशील परंपरा से लगातार जुड़े हुए हैं। यह देखते हुए आपसे जानना चाहूंगी, पहले की हिंदी की जो प्रगतिशील परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में रेणु जी ने क्या योगदान दिया, किस तरह से उन्होंने इसे आगे बढ़ाया? देखिए, ऐसा है कि रेणु जी का जो समय था, जिस समय उन्होंने लिखना शुरू किया जी वो नई कहानी का युग था। जी और नई कहानी के युग की जो 2 धाराएं थी, जी एक धारा नई कहानी को एक शहरी जीवन और मध्यम वर्गीय जो जीवन की समस्याएं और यथार्थ है जी उसकी ओर मोड़ रही थी, और जी दूसरी धारा जो है वो निम्न मध्य वर्ग, जी छोटे शहरों में, कस्बों में रहने वाले लोगों के जीवन को सामने ला रही थी, जी जो शेखर जोशी या अमरकांत या मार्कंडे या भैरव प्रसाद गुप्त की धारा कही जा सकती जी है। रेणु ने इन दोनों के बीच से एक तीसरा रास्ता निकाला, जो अपने आप में बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और ये तीसरा रास्ता निकाला उन्होंने कि जो ग्रामीण जीवन की जो सच्चाइयाँ थी, ग्रामीण जीवन के जो संबंध थे, ग्रामीण जीवन की जो गत्यात्मकता थी, ग्रामीण जीवन का जो यथार्थ था, उसको वो सामने लाए, जो अपने आप में बहुत कठिन था, क्योंकि ये माना जाता था कि नई कहानी अगर लिखी जा सकती है तो शहर के जीवन के बारे में लिखी जा सकती है। तो रेणु ने हिंदी साहित्य के रुख को
हिंदी साहित्य की धारा को ग्रामीण दिशा में मोड़ दिया, ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये और बहुत लेखक ऐसा कर पाए। रेणु ने बहुत सफलता से ये काम किया। बाकी जिन लेखकों ने करने की कोशिश की थी वे इतने सफल नहीं हो पाए। ये मैं मानता हूँ कि रेणु का सबसे बड़ा योगदान है उस समय। बताइए। मेरा दूसरा सवाल है सर, रेणु जी जब कथा साहित्य में आए तो उस समय हिंदी में कथा साहित्य का परिदृश्य कैसा था? रेणु जी ने उस समय में प्रचलित शिल्प को किस तरह तोड़ा और कथा साहित्य में किस तरह से नए प्रयोग किए, कैसे विषय लाए और उनका किस तरह से प्रस्तुतिकरण किया? देखिए, रेणु जी को मैं ऐसे लेखकों या कलाकारों में मानता हूँ जिन्होंने अपनी दिशा स्वयं निर्धारित की, जिन्होंने अपना स्टाइल स्वयं बनाया। वो किसी प्रचलित स्टाइल के ऊपर नहीं गए, उन्होंने अपना स्टाइल बनाया, उन्होंने अपना शिल्प बनाया, उन्होंने अपनी भाषा बनाई। तो अपने बनाए हुए रास्ते पर रेणु चले और ये रास्ता इतना कठिन था जो उन्होंने अपने लिए बनाया था कि रेणु के बाद और कोई दूसरा जो लेखक जो है वो उस रास्ते पर बहुत कामयाबी से चल नहीं सका, या मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल नहीं चल सका। तो रेणु ने अपने समय को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपने समय के आगे समर्पण नहीं किया, उन्होंने अपने समय को स्वीकार नहीं किया, बल्कि समय की चुनौती को उन्होंने स्वीकारा और एक नई धारा हिंदी साहित्य को दी, जिसको कि अब ग्रामीण जीवन या आंचलिक उपन्यास कह सकते हैं या आंचलिक साहित्य कह सकते हैं। तो आंचलिक साहित्य की शुरुआत तो चाहे जिसने की हो, लेकिन आंचलिक साहित्य को एक प्रकार से इस्टेब्लिश करने का काम, प्रकार से स्थापित करने का काम वो रेणु ने किया है। और अपने जितने समकालीन लेखक थे उनसे अलग हट कर किया। और निश्चित रूप से वो बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, उसको मान्यता मिली। तो रेणु अपने समय से आगे थे। रेणु अपने समय में कैद नहीं थे, अपने समय में बंद नहीं थे। जैसे कि रेणु को उनका समय भी बांध नहीं रहा था, बल्कि रेणु ने समय की जो बाउंड्री है, जो उसमें जो रेखाएं, उसको तोड़ दिया था, उसका अतिक्रमण कर दिया, आगे बढ़ गए। ये बात है। इसी तरह नए प्रयोग भी उन्होंने ही किए, है ना? हाँ, देखिए, भाषा को लेकर, भाषा की गत्यात्मकता को लेकर, भाषा की लय को लेकर, लोकगीतों को लेकर जो प्रयोग रेणु ने किए हैं वो नए प्रयोग हैं। उससे पहले बहुत छुटपुट हम देखते हैं कि हिंदी लेखक इस प्रकार के प्रयोग करते थे, लेकिन रेणु ने उस प्रकार की पूरी शैली का विकास किया जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है जी। तो रेणु की जो शैली है वो उनकी अपनी शैली है, तो वो किसी से प्रभावित या उधार ली गई शैली नहीं है। तो ये उनका एक बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने अपने समय में किया। जी। मेरा तीसरा सवाल है सर, अक्सर रेणु के कथा साहित्य में लोक की चर्चा होती है। यह लोक प्रेमचंद के जन से क्या भिन्न है, या प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जिस तरह के जन का उल्लेख किया है, क्या रेणु जी ने अपने लोक में उस जन को पेश किया है या उसके सांस्कृतिक पक्ष और सौंदर्य बोध को रेखांकित करने की कोशिश की है जो उनसे पहले हिंदी साहित्य में उपलब्ध नहीं था? देखिए, प्रेमचंद और रेणु के समय में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है।
1936 में प्रेमचंद मर गए थे जी और मैला आंचल का जो प्रकाशन है जी वो शायद जो है वो 6वें दशक में हुआ जी है ना। जी तो इस प्रकार जो अंतर दोनों के बीच में है, तो ये अंतर दरअसल एक प्रकार से समझदारी का और जीवन को देखने और समझने का भी अंतर है। जी प्रेमचंद के सामने स्टीरियो कैरेक्टर थे, स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स थे। जैसे हुरी जो है हम्म वो आम किसानों का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। जी वो एक इंडिविजुअल नहीं है, जी इंडिविजुअल नहीं है, ये माना हाँ जाता है कि वो इंडिविजुअल नहीं है। जी इसी तरह से और जितने कैरेक्टर्स हैं प्रेमचंद के, हम्म तो प्रेमचंद ने एक प्रकार से व्यक्ति को नहीं बल्कि समूह को या समाज को या वर्ग को मुखरित किया है, उनको आवाज, उनकी आवाज को सामने रखा है। जी जबकि उसके उससे अलग रेणु के जो पात्र हैं, जो ग्रामीण अंचल के पात्र हैं, वो अपना उनका कैरेक्टर है, वो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, उनका जी उनकी अपनी पहचान है, वे वही हैं जो हैं। जी आप ये नहीं कह सकते कि वो टाइप हैं, जी चाहे वो तीसरी कसम के कैरेक्टर हों, जी पात्र हों, या वो उनके उपन्यासों के पात्र हों। जी तो रेणु ने अपने पात्रों को एक निश्चित स्वरूप दिया है, एक इंडिविजुअलिटी दी है। जी एक उन्होंने एक उनके पात्र जो है व्यक्ति हैं, जी वो समूह को रिप्रेजेंट करने वाले नहीं हैं उस प्रकार से जैसे प्रेमचंद के पात्र हैं। तो प्रेमचंद और रेणु जो हैं, कोशिश तो दोनों की समान है कि ग्रामीण जीवन के यथार्थ को सामने लाए हैं, जी लेकिन उस कोशिश में अंतर भी हम देखते हैं, अंतर भी काफी है। ये समय का अंतर है, ये हाँ, ये समाज का समय का अंतर है। अंतर हो सकता है। जी ये जी जी। मेरा चौथा प्रश्न है सर, जैसे कि आप कहानी, उपन्यास, नाटक लिखते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रेणु जी के साहित्य में कोई नाट्य तत्व है? जैसा जैसे चाहे तो मैला आंचल का जिक्र हो, या परती कथा, या तीसरी कसम जो इस पर बनी है, या फिर पंचलेट, क्या एक अच्छे लेखक में नाट्य तत्व नहीं रहता? क्या कह सकते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा भारतीय जीवन है, जो ग्रामीण जीवन है, तो उस ग्रामीण जीवन में भी नाटकीयता का एक तत्व है। आप जानती हैं कि नाटक की परंपरा हमारे देश में बहुत प्राचीन और बहुत पुरानी है, और वो जन मानस में बसी हुई है। तो नाटक के प्रति या नाटकीय तत्वों के प्रति आकर्षण वो हमारे समाज में है। उस बिल्कुल। आकर्षण को रेणु ने बहुत सहजता से अपने अपने साहित्य में उसका इस्तेमाल किया है। जी उनकी भाषा जो है, देखिए उनकी भाषा नाटकीय भाषा है, हम्म नाटक की भाषा जिसको जी जी मतलब ये है कि जैसे कि संवाद होते हैं, हम्म संवाद की शैली में उन्होंने विवरण दिए हैं। हाँ तो इस प्रकार से वो उनके जो विवरण है वो अपने आप में नाटकीय है ना। बिल्कुल। जी छोटे अधूरे वाक्य, जी ऐसे शब्द, हम्म उसके बाद डॉट 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 लगा देना, उसके बाद ध्वनियों का मतलब ध्वनियों को बनाने की कोशिश करना, कोशिश कि करना, अगर हाँ। वो आ है तो उसमें आपने उसको जी ये जो दिखा रहे हैं कि वास्तव में ये हम्म लंबी आवाज की जा रही है। तो ध्वनि को ये सब शब्द देते हैं, नाटकीय, हाँ। ये सब नाटकीय तत्व हैं हम्म। जिनका इस्तेमाल रेणु ने किया है। जी और इसीलिए किया है कि उस समाज में, जिस समाज के बारे में रेणु लिख रहे हैं, जी उस समाज में नाटकीयता है। जी उस नाटकीयता को लाने के लिए ये जरूरी था कि वो उसको अपने साहित्य में अपनी अपना एक अभिव्यक्ति और कला में उसको ला करके जोड़ते। जी तो ये आपने ठीक कहा कि रेणु के
पूरा जो अप्रोच है, उस पूरे अप्रोच में एक नाटकीय तत्व है जी जो फलित होता रहता है। जी। और उसकी वजह से ही थोड़ा सारी चीजों में स्वाभाविकता आती है, थोड़ा जीवंत लगता है उनका उपन्यास या उनकी कहानियां जो भी है, जीवंत लगती है ज्यादा। हाँ देखिए, इससे इससे जो है रोचकता भी बढ़ती है, जी चीज रोचक लगती है, पाठक को भी अच्छा लगता है, उसको ये थोड़ा सा अनुमान होता है कि अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है। देखें, जी तो नाटकीयता का जो तत्व है वो एक प्रकार की रोचकता और प्रामाणिकता देता है जी रचना को। जी। मेरा 5वां सवाल आपसे है सर। प्रेमचंद के बाद हिंदी कथा साहित्य में मुस्लिम पात्र कम होते गए और आजादी के बाद गुलशेर खान साहनी जी, राही मासूम रजा जी, बड्डी उजमा जी, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी जैसे कुछ लेखकों की रचनाओं में तो हैं, पर अन्य में नहीं। रेणु जी की रचनाओं में मुख्य पात्र में मुस्लिम पात्र नहीं है। आखिर इसका क्या कारण है? क्या हम इस बात पर विचार कर सकते हैं सर कि जब रेणु जी का दौर शुरू हुआ तो धीरे धीरे हिंदी कथा साहित्य से मुस्लिम समाज आखिर क्यों गायब हुआ, क्यों गायब होने लगा? क्योंकि एक तो ये बड़ी अजीब बात है और ये बड़ी गलत बात है कि हम आशा करते हैं कि लेखक में वो हो जो हम चाहते हैं, जी है ना। जी। ने कहा कि भाई इस लेखक के अंदर जो पागल पात्र क्यों नहीं है, पागल पात्र होने चाहिए जी, पागल पात्र तो बहुत जरूरी है ना। या आपने कहा कि भाई इस लेखक के अंदर तो फिजिकली चैलेंज्ड पात्र नहीं है, अच्छा। जी महिला कैरेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है। जी। तो ऐसी आशा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जी लेखक के पात्र उसके अनुभव संसार से आते हैं, जी। जैसा उसको अनुभव होगा वैसे बिल्कुल। पात्रों को वो जी लड़ेगा। जी ऐसा नहीं होगा कि वो कहें कि साहब रेणु के वो अंग्रेज पात्र क्यों नहीं है साहब, जी अंग्रेज पात्रों को होना चाहिए जी साहब, क्यों जी। नहीं। तो डिमांड करने के लिए हम कोई भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये सोचना होता है कि वो पात्र उसके अनुभव संसार में है कि नहीं है। रेणु का जो अनुभव क्षेत्र है वो पूर्णिया जिले में जो गांव हैं, जो लोग हैं, जी उसमें जी मुस्लिम पात्रों की या मुस्लिम समाज का उनको उस तरह का मतलब महत्व नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए उनकी प्रेजेंस, जी। उनकी उपस्थिति वैसी नहीं है नहीं कि मिली। वे हाँ आए, हाँ। क्योंकि जी उनके रेणु के में आदिवासी पात्र हैं, जी। क्योंकि आदिवासी समाज की वहाँ उपस्थिति है। थी। हाँ। अच्छा, अब ये है कि जो लेखक मुस्लिम समाज से निकट रहे हैं, जी। जैसे मान लीजिए स्वयं प्रकाश, स्वयं हम्म। प्रकाश की कहानियों में आप पाएंगे कि मुस्लिम पात्र हैं, जी क्योंकि वो ऐसे समाज में, ऐसे ऐसे शहरों में, ऐसे कस्बों में रहे हैं जहाँ मुस्लिम पात्र उनको मिले, जी है ना। जी जी तो जब लेखक को वो उस तरह के पात्र ही नहीं मिले, जी तो आप उससे क्यों आशा करेंगे कि उसके यहाँ होने चाहिए। जी ऐसी आशा करना शायद मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जी। मेरा अगला प्रश्न है सर, आपको रेणु जी के लेखन और व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व और कृतित्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या लगता है? उनकी कौन सी रचना आपको सर्वाधिक पसंद है और क्यों? देखिए, ऐसा है कि मैं रेणु की जो कहानी है तीसरी कसम, जी उसको मैं इतना महत्व देता हूँ जितना महत्व मैं उसने कहा था कहानी को देता हूँ। जी जैसे उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य की एक अमर कहानी है, जी गुलेरी जी की कहानी। जी उसी तरह रेणु की कहानी तीसरी कसम भी हिंदी साहित्य की एक अमर कहानी है, और जी दोनों कहानियों में बड़ा साम्य है, जी दोनों कहानियों में बड़ी समता है।
समता क्या है कि दोनों प्रेम कहानियां हैं, दोनों जी प्रेम कहानियां, जी और दोनों एक प्रकार से असफल प्रेम कहानियां हैं। जी सफल प्रेम कहानियां नहीं है, दोनों जो है वो एक प्रकार से प्रेमी के समर्पण की कहानियां हैं। जी जिस प्रकार जो हीरामन जो है वो समर्पित है जी उस स्त्री के प्रति जिससे वो लगाव महसूस करता है, प्रेम महसूस, उसके लिए वो लड़ जाता है। जी इसीलिए इसी तरह जो उसने कहा था कहानी में, आप देखती हैं कि वो जान दे देता है बात, जी अपनी 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 प्रेमिका के एक वाक्य के पीछे, है ना। तो ये दोनों कहानियां जो है ये एक प्रकार से हिंदी साहित्य की अमर कहानियां हैं, और दोनों कहानियों के बीच में बहुत अच्छे लिंक हैं जिन्हें और एस्टैब्लिश किया जा सकता है। जी तो ये कहानी है जो बहुत ही रिमार्केबल। अगर रेणु ने गुलेरी जी की तरह, गुलेरी जी ने हालांकि 3 कहानियां लिखी, जी लेकिन लोग कहते हैं कि अगर एक ही कहानी लिखी होती उन्होंने जी तो वो हिंदी साहित्य में अमर होने के लिए काफी थी। जी इसी तरह रेणु ने अगर केवल तीसरी कसम कहानी लिखी होती तो वो काफी थी हिंदी साहित्य में अमर होने के लिए। दूसरी उनकी बहुत बड़ी रचना जो है वो मैला आंचल है। जी तो आप जानती हैं कि मैला आंचल का प्रकाशन अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना जी माना जाता है हिंदी साहित्य में। जी तो ये मैले आंचल की जो पूरी अप्रोच है, जो उसका पूरा ढंग है, जो उसमें जीवन के साथ लेखक जैसे इंटरेक्ट करता है, वो जी सारी चीजें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और देखने वाली है। जी तो ये 2 रचनाएं जो है रेणु की बहुत जबरदस्त जी मेरा अंतिम प्रश्न है कि समाहार के रूप में सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? है। देखिए 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। जी एक तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि रेणु एक ऐसे रचनाकार हैं जिनसे प्रभावित तो बहुत लेखक हुए। जी मैं भी उनसे बड़ा प्रभावित था और मैंने एक कहानी लिखने की कोशिश की रेणु की शैली में। तो वो कहानी कमलेश्वर ने छापी भी थी सारिका में। अच्छा हाँ, लेकिन वो लिखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत है, अच्छा ऐसा होना नहीं चाहिए। जी रेणु अपनी शैली के साथ न्याय कर पाते हैं, जब जी दूसरा आदमी उनका अनुकरण करता है तो वो शायद उतना न्याय नहीं कर पाता। जी तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि रेणु के प्रशंसक आपको बहुत मिलेंगे, जी लेकिन रेणु का अनुकरण करने वाले लोगों की तादाद शायद बहुत कम होगी, या अच्छा अनुकरण उनका नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जो बिल्कुल बड़ा राइटर होता है, जो बड़ा कवि होता है, जी उसकी एक बड़ी पहचान ये होती है कि अगर आप उस कॉपी करना चाहें तो जी आप उसकी कॉपी नहीं जी है कि जी आप उसकी कॉपी नहीं कर। नहीं कर सकते, सही बात। मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए रेणु से हम ही नहीं, हमारे और भी मित्र इतना प्रभावित रहे कि हम लोग रेणु के गांव गए थे। जी मैं और इकबाल रब्बी और विष्णु नागर, जी हम 3 लोग जो है वो पूर्णिया से रेणु के गांव की तरफ रवाना हुए थे। और उस समय वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं था, केवल जी बैलगाड़ी जाती थी। तो बैलगाड़ी से हम लोग, तो हमें पूर्णिया में रेणु जी के एक मित्र और प्रशंसक थे, जी उन्होंने एक बैलगाड़ी दिलवा दी थी बहुत और ये सुंदर। कहा था कि आप लोग बैलगाड़ी पे बैठ के चले जाइए। जी तो हम लोग रेणु के गांव पर पहुंचे थे बैलगाड़ी पर। जी और उस समय ना तो टेलीफोन था, ना मोबाइल का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी तो गांव में किसी को मालूम नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। वाह। लेकिन हाँ हम जब पहुंचे थे तो हमारा बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। अच्छा हम लोगों ने रेणु जी के घर को देखा। जी वो 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 जगह दिखाई गई जहाँ वो बैठ के लिखते थे, अच्छा किस तरह मच्छरदानी के अंदर वो बैठते थे, क्योंकि पूर्णिया में मच्छर बहुत है, मलेरिया इसीलिए वहाँ बहुत होता है।
जी। तो वो मच्छरदानी में बैठ के लिखते थे और बाहर एक पेट्रोमैक्स जलवाते थे। तो अच्छा, पेट्रोमैक्स की रोशनी तेज होती थी तो वो मच्छरदानी के अंदर तक पहुंचती थी। अच्छा, तो वहां बैठ के वो अपने लेखन कार्य करते थे। बहुत सुंदर। और फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि गांव के दूसरे लोग हमसे मिलने आने लगे जी, और रेणु के उपन्यास और कहानी के पात्र सजीव रूप में हमने देखे। हमको अच्छा, बताया गया कि मैंने में ये आदमी ये है, ये अच्छा, आदमी का ये नाम है, ये आदमी ये है। अच्छा, और उन सब ने स्वीकार किया है, हाँ रेणु जी ने हमको पात्र बनाया। अच्छा, तो जीवन से उनकी जो निकटता थी जी, वो कितनी अधिक थी, ये बात हमें उनके गांव में जा करके देखने के लिए मिली। जी। तो ये बात है जो कि मैं कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा और कोई बात अगर कोई और संदर्भ में आप और कोई घटना जो इनसे रेणु जी से जुड़ी हो, कोई? देखो रेणु जी से मतलब व्यक्तिगत रूप में तो मैं उनसे कभी नहीं मिला। जी, और निश्चित रूप से वो दिनमान में लिखा करते थे और दिनमान में मैं भी लिखता था उस जमाने में। जी, रघुवीर सहाय जी के कैबिन में एक आध बार शायद बहुत सरसरी उनसे मुलाकात हुई थी। जी, लेकिन ये लगता था मुझे कि भाई बहुत बड़े लेखक हैं और हम लोगों ने लिखना शुरू किया है, तो अब उनसे हमारा कैसा संवाद होगा मालूम नहीं है। इसलिए बहुत कोई संवाद बनाने की कोशिश भी नहीं की और बन भी नहीं पाया, और फिर वो दिल्ली में रहते भी नहीं थे। जी, लेकिन वो जीते जी एक तरह के लीजेंड बन गए थे। जी, उनकी लाइफ स्टाइल, जी, उनका उनके आचार व्यवहार, जी, वो सब एक तरह का लीजेंड बन गए थे। जी, तो रेणु जो है उनकी उनकी लोकप्रियता हिंदी समाज में थी। जी, और खास तौर पे ये जो फिल्म है तीसरी कसम, जी, इस फिल्म को बनने के बाद तो और फिर ज्यादा उनके बारे में चर्चा हुई। जी, और लोगों ने तीसरी कसम कहानी को फिर से पढ़ा और देखा। जी, और बहुत से लोग तो अब भी ये मानते हैं कि कहानी जो है वो फिल्म से अच्छी है। जी, फिल्म ने कहानी को सीमित कर दिया है, जी, जबकि कहानी के अंदर कहानी पढ़ करके नहीं, शब्द आपको जो कल्पना का मौका देते हैं, जी, तो विजुअल में कल्पना का मौका नहीं देते। विजुअल में तो कैरेक्टर सामने आ जाता है, जी, लेकिन शब्दों में आप कैरेक्टर बनाते हैं, जी, कल्पना करते हैं उसकी। हाँ, जी, तो इस तरह से रेणु की जो कहानी है उसको मानते हैं कि वो फिल्म से अधिक अच्छी अच्छी है, मतलब फिल्म ने जी, उसको सीमित किया है। जी, तो ये बातें हैं जो जी, मैं कुछ कहना चाहता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना वक़्त हूँ। दिया, महिला आंचल के इस मंच को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। आपका आभार देखिए व्यक्त करती हूँ सर। धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद है कि आपने सवाल पूछे। और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे, इतने बड़े लेखक के बारे में बात करना। बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ, हाँ।